तो लास्ट क्लास में टॉपिक था 1% कंपनी, और आपने मुझे बताया था कि 1% कंपनी में एक मेंबर होता है। मिनिमम कितने मेंबर 1% कंपनी में? एक। नहीं तो आप यहां क्या जी, जल्दी आइए, यहां से आ जाओ, यहां से आ जाओ। तो 1% कंपनी में एक ही शेयर होल्डर होता है, मिनिमम या मैक्सिमम आप कुछ भी बोल सकते हो। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि सर यदि पहले से कोई 1% कंपनी हो, विनीत विनीत यहां बैठ जाओ यार, यहां बैठ जाओ, आप तो अच्छे बच्चे हो। झगड़ा नहीं सर, ऐसे झगड़ा नहीं। हाँ जी, तो यदि पहले से कोई 1% कंपनी हो, ऐसी कोई कंपनी जो पहले से ओपीसी है, हो सकता है उसको बने हुए 2 साल 5 साल हो गई हो, और अब जो उस ओपीसी का ओनर है ना, एक ही ओनर होगा, अब उसका मन कर रहा है कि मैं इसको एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लूं। आप कर सकते हो, आप लॉ में ये परमिशन है कि आप एक एग्जिस्टिंग ओपीसी को, ध्यान से सुनो, आप एक एग्जिस्टिंग ओपीसी को नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो अभी आप ओपीसी हो तो आप में कितने शेयर होल्डर हैं? एक। और यदि प्राइवेट कंपनी बनोगे तो मिनिमम 2 होंगे, तो आपको एक और व्यक्ति को अपने शेयर्स देने होंगे। यदि आप अपनी कंपनी को लिमिटेड बनाओगे तो, पब्लिक लिमिटेड बनाओगे तो 7 मेंबर होंगे, तो 6 नए पर्सन ऐड करने होंगे। तो ये आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको ओपीसी से प्राइवेट में कन्वर्ट होना है या पब्लिक में। उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको नंबर ऑफ मेंबर ऐड ऑन करने होंगे। और दूसरी बात, ओपीसी में डायरेक्टर भी एक ही होता है, लेकिन आप यदि नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बनोगे तो मिनिमम डायरेक्टर 2 चाहिएंगे, और पब्लिक कंपनी बनोगे तो मिनिमम डायरेक्टर 3 चाहिएंगे। तो आपको डायरेक्टर का नंबर भी बढ़ाना पड़ सकता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक आज यही है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ ओपीसी, यानी कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी इनटू ए पब्लिक कंपनी और ए प्राइवेट कंपनी। तो यदि आप अपनी 1% कंपनी को नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करो, क्योंकि आप अभी ओपीसी हो ना, और आपके नाम में भी ओपीसी वर्ड लिखा होगा, पहले तो वो हटाओ। आपके नंबर ऑफ मेंबर भी एक होंगे, आप उनको बढ़ाओ। और फिर जो भी आप नई कंपनी बनना चाहते हो, प्राइवेट या पब्लिक, उसके अकॉर्डिंग अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं, एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स या पब्लिक कंपनी के आर्टिकल कैसी होनी चाहिए, वैसे आर्टिकल वैसी मेमोरेंडम आप पहले बनाओ। सर आप ओपीसी हो तो आपकी मेमोरेंडम में तो नॉमिनी का नाम लिखा होगा, बट अब तो आप ओपीसी रहोगे नहीं ना, तो उसको हटाओ। नाम में ओपीसी वर्ड होगा, उसको हटाओ। तो जो भी ओपीसी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बनना चाहती है, उसको अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंडमेंट करना होगा। सेकंड पॉइंट, ये तो आप खुद समझ गए, पहले ही समझ गए। ये तो आपके मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को इंक्रीज करो। अब मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने होने चाहिए आप में? या तो 2 या 7। ओपीसी हो तब तक तो एक चलेगा, लेकिन अब आप ओपीसी से या तो प्राइवेट कंपनी बन रहे होगे या पब्लिक बन रहे होगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप या तो नंबर ऑफ मेंबर अब 2 करो, प्राइवेट बन रहे हो तो, और पब्लिक बन रहे हो तो 7 करो। सेम इसी तरह से नंबर ऑफ डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो तो नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 50 हो, सॉरी माफ करना, डायरेक्टर नहीं बोल रहा था, डायरेक्टर तो मैक्सिमम की कोई ऐसे लिमिट नहीं होती है। डायरेक्टर तो आपके एम्प्लॉई होते हैं, वो कोई भी कंपनी कितना भी रख सकती है, ठीक है। वो मेंबर की लिमिट है 50 मैक्सिमम की। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं। सर यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में आया हो?
ऐसी गलतफहमी है? समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, इट इज वेरी मच काम का टॉपिक। नंबर ऑफ मेंबर बढ़ा करके 2 कर लिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर भी इंक्रीज कर लिए, मेमोरेंडम आर्टिकल्स में अमेंडमेंट कर लिए। अरे कर लिए ना। अभी सारे डॉक्यूमेंट आरओसी को फाइल करो, क्योंकि अल्टीमेट आपकी कंपनी को ओपीसी से नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कौन करेगा? आरओसी। देखो, आरओसी ही वो अथॉरिटी है जो कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करता है या आगे चल करके कंपनीज को कन्वर्ट करता है। ऐसा नहीं कि आप अपने घर बैठे बैठे अपनी कंपनी को कन्वर्ट कर लोगे। अल्टीमेट परमिशन तो, अल्टीमेट सर्टिफिकेट तो, फाइनल सर्टिफिकेट तो आरओसी देगा सर। और एक चीज याद रखना प्लीज, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप आरओसी को फाइल करोगे ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा सर। मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, वैसे तो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, mca.gov.in। ये आरओसी की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स .gov.in। इस वेबसाइट पे आए और यहां पर अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग फॉर्म्स बने हुए हैं। जैसे आपको ओपीसी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो आपको ई फॉर्म INC 6 मिलेगा वहां पर, वो आपको डाउनलोड करना होगा। उस पर जैसे क्लिक करेंगे ना आप, वो आपकी स्क्रीन पे फॉर्म ओपन हो जाता है और वो आपसे कुछ डिटेल मांगेगा। जैसे अभी आपकी कंपनी का क्या नाम है, अभी आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आप कौन सी कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हो, पब्लिक या प्राइवेट, उसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे, ऐसी कई इंफॉर्मेशन लेगा आपसे, तो फिल कर दो सारी। अरे आप लोग CMA का भी तो रजिस्ट्रेशन करवाया था ना आपने, तो आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन ली होंगी ना। आपका नाम पूछा होगा, पापा का नाम पूछा होगा, एड्रेस पूछा होगा, फिर आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, या ग्रेजुएशन से हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, शायद आपका आधार कार्ड, फोटो, साइन, ये सारी चीजें आपने अटैच की होंगी ना, और फिर आपने फॉर्म सबमिट किया होगा। सेम वैसा ही फॉर्म ये है, ये आपकी कंपनी के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन लेगा और ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर देना। इन सभी डॉक्यूमेंट की PDF फाइल बना के रखो और इस फॉर्म के लास्ट में अटैचमेंट्स का ऑप्शन है, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट आप अटैच कर देना सर। कौन से डॉक्यूमेंट? जो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर की है ना, अरे पहले पॉइंट में ऑल्टर की थी ना, तो उनकी PDF फाइल बना लो, वो अटैच कर दो, प्रॉपर साइन की हुई। कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन, जो आपने प्रस्ताव पास किया है। देखो ओपीसी में कितने शेयर होल्डर होते हैं? 1। तो वो अकेला पर्सन अपनी ओपीसी के लेटर हेड पे ये लिख देगा कि हाँ मैं इस कंपनी का मेंबर हूं और मैं मेरी कंसेंट दे रहा हूं, मैं मेरी सहमति दे रहा हूं कि कंपनी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम ओपीसी टू प्राइवेट कंपनी, और वो अपने साइन कर देगा। उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं, वो साथ में अटैच होगी। फिर आपकी कंपनी में लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड मेंबर्स, देखो ध्यान दो, अभी आप ओपीसी हो तो एक ही मेंबर है, लेकिन प्राइवेट कंपनी बनोगे तो मिनिमम 2 होंगे। आप चाहो तो 5 मेंबर बना लो, 200 तक तो बना ही सकते हो। तो आपने कितने नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज किए? मिनिमम 1 तो करना पड़ेगा, ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो वो लिस्ट ऑफ मेंबर भी साथ में अटैच करो, वो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर भी साथ में अटैच करो, और विद देयर कंसेंट। देखो जिस भी व्यक्ति को आप डायरेक्टर बना रहे हो, क्योंकि अभी तक तो ओपीसी में एक ही डायरेक्टर था, अब आप 2 और डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो या 5 और डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, तो सर किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करना कॉन्ट्रैक्ट होता है। और प्लीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा आपने, बिना कंसेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जहां पर कंसेंट फ्री नहीं होगी वो आपको ध्यान है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, वैलिड नहीं होता है। याद रखना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाइफ टाइम काम आएगा आपके। ऐसा नहीं कि फाउंडेशन में पास होने के लिए पढ़ा था, वो डेली लाइफ में यूज आती हैं वो चीजें। अब यहां पर भी डायरेक्टर की कंसेंट लो।
नेक्स्ट, क्योंकि आपकी रनिंग कंपनी है तो आपकी कंपनी में कुछ क्रेडिटर भी होंगे। अरे किसी से रॉ मटेरियल लिया होगा, किसी से लोन लिया होगा, अरे क्रेडिटर हैं क्या, तो उनकी लिस्ट भी साथ में अटैच कर दो। और लास्ट पॉइंट, क्योंकि आपकी ओपीसी रनिंग है तो लास्ट ईयर्स की बैलेंस शीट और पी&एल भी साथ में अटैच करना, जो भी लास्ट अवेलेबल बैलेंस शीट है। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 24-25। तो 24-25 की बैलेंस शीट तो होगी नहीं आपके पास। ओहो, अरे कहां से होगी, ये ईयर तो रनिंग है, तो लेटेस्ट बैलेंस शीट कौन सी होगी? 23-24 ऑडिटेड होगी, तो वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में अटैच करने। इन सभी डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल बनानी है आपको, और कौन से फॉर्म के साथ अटैच करनी है? इनफॉर्म INC6। अब मैं कई बार क्लास में जब पढ़ाता हूं, या मैं भी जब स्टूडेंट था, तो मैं एक क्वेश्चन जरूर, कई बार हर स्टूडेंट के मन में आता है, पूछना भी चाहिए कि सर ये ई फॉर्म के नंबर याद रखने हैं क्या? देखो, यदि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है ना, मेरी बात सुनना ध्यान से, तो आप ई फॉर्म नंबर नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग एन ओपीसी इनटू अ प्राइवेट कंपनी, तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 लिख दो। ई फॉर्म नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो इन एप्लीकेबल फॉर्म, तो भी एग्जामिनर कोई ज्यादा मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन यदि यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो 2 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा आपका। और ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि विच ई फॉर्म इज टू बी फाइल्ड फॉर कन्वर्टिंग एन ओपीसी इनटू प्राइवेट कंपनी, 4 ऑप्शन दे देगा आपको नीचे। अब सही ऑप्शन आपको आता होगा तो आप INC6 पर टिक कर देंगे सर। तो ई फॉर्म नंबर याद रखने नहीं रखने वो देख लो आप। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, नहीं लिखोगे चल जाएगा, कोई बात नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया तो वो 2 नंबर का नुकसान हो जाएगा। तो ई फॉर्म नंबर नहीं याद करने का मैक्सिमम लॉस 2 नंबर है, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। क्योंकि अभी मैंने कंपनी लॉ पढ़ाना स्टार्ट किया है, और जैसे जैसे कंपनी लॉ आगे पढ़ोगे ना, खूब सारी ई फॉर्म हो जाएंगे। तो मैं तो हमेशा स्टूडेंट को ऐसे बोलता हूं, यदि ई फॉर्म नंबर याद रखने हैं, जैसे आप टॉप AIR वाली लिस्ट में आने का टारगेट है आपका, और होना भी चाहिए, ई फॉर्म की अलग से लिस्ट बना लेना। ज्यादा नहीं है, 10 से 15 ई फॉर्म होंगे बस, उनको रिवाइज करते रहना, याद हो जाएंगे। अब जो मेरे जैसे स्टूडेंट है, जो ठीक है सर में पास होना है, तो ज्यादा वो नहीं देना चाहते तो मत लर्न करना, तो 50, 60, 65 की एवरेज में मार्क्स आ जाएंगे। 70+ का टारगेट चाहते हो तो सेक्शन नंबर, ई फॉर्म नंबर कोशिश किया करो, फिर आपको याद रहे, ठीक है ना? तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट मेरी एडवाइस है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपने किसको फाइल कर दिए? ROC को। अब ROC क्या करेगा? इन सभी डॉक्यूमेंट को एनालिसिस करेगा। इफ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट, कोई डेफिशिएंसी नहीं है एप्लीकेशन में, एवरीथिंग इज ओके, तो ROC आपको सर्टिफिकेट देगा कि आपकी OPC को हमने प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। अब आप एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी की तरह अपनी कंपनी को रन कर सकते हो। आइए रीड आउट करते हैं सर। 4th पॉइंट रीड आउट करना कि ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द रिक्वायरमेंट्स, जो ऊपर लिखी हुई थी, हैव बीन कंप्लाइड विद, इस वर्ड को लर्न रखना, ये वर्ड कई जगह आएगा। ये कंप्लाइड विद क्या होता है? फॉलो करना, पालन करना। देखो, लॉ में कोई चीज लिखी हुई है और उसको यदि आप फॉलो करते हो, तो फॉलो करना नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कंप्लाइड विद। जैसे आप 2 व्हीलर ड्राइव करते हो, आप प्रॉपरली हेलमेट वियर करते हो, ठीक, आपका जो 2 व्हीलर है वो प्रॉपरली सर्विस्ड है, उसका ब्रेक, क्लच, टायर का एयर प्रेशर सब कुछ ओके है, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हो, तो आप कह सकते हो कि आई एम ए ड्राइवर एंड आई ऑलवेज कंप्लाई विद द ड्राइविंग रूल्स। तो ये बोल दो कि आई फॉलो ड्राइविंग रूल्स,
लेकिन आई फॉलो एक जनरल टर्म है, ये आपकी वोकेबुलरी यही है सर। आप यदि एग्जाम में फॉलो लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग में एक इफेक्ट जाएगा यदि आप कंप्लाइड विद लिखोगे तो, कि स्टूडेंट को लीगल लैंग्वेज भी लर्न है ये सिनोनिम्स ही, लेकिन कंप्लाइड विद जो है जो अच्छा टर्म है। आप कभी कोई एडवोकेट का लिखा हुआ जैसे कोर्ट में एप्लीकेशन और वो पढ़ना, हिंदी या इंग्लिश कौन सा ही हो, बात हिंदी या इंग्लिश की नहीं है, एक नॉर्मल अपन जो लिखते हैं वो पढ़ना, दोनों में फर्क होता है। वो हिंदी में भी लिखेंगे तो ऐसी हिंदी लिखेंगे कि पढ़ने वाले को भी एक बार तो सोचना पड़ेगा सर। बात हिंदी या इंग्लिश की नहीं है, लीगल लैंग्वेज चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो बहुत अलग है। वो एक कई बार आपने एक रील आती है, मेरे पास कभी आएगी, मैं आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा, या उसको टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में भी मिलता है। मान लो आप मुझे कोई ऑरेंज सेल करते हो, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने रविंद्र सर को ऑरेंज सेल कर दिया। और यदि एक एडवोकेट किसी को ऑरेंज सेल करेगा तो लिखेगा कि मेरा नाम अनिल कुमार है, सन ऑफ सुनील कुमार, रेजिडेंट ऑफ दिस, एज दिस, और मैं मेरी इच्छा से, बिना डर और भय के, बिना दबाव के, बिना किसी लोभ और लालच के, और मेरे शुद्ध अंतःकरण से, मेरी इच्छा से, ये संतरा जो कि ऑरेंज कलर का है, जिसका वेट इतना है, जिसकी साइज इतनी है, उसको मैं संपूर्ण अधिकारों के साथ इस XYZ पर्सन, जिसके पिता का नाम ये है, जो यहाँ का निवासी है, जिसकी इतनी उम्र है, को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। आगे मैं ये भी घोषणा करता हूं कि इस संतरे से जुड़े हुए मेरे जितने भी या मेरे परिवार के जितने भी अधिकार थे, वो सभी अधिकार हम यहां पर त्याग करते हैं, और जो भी क्रेता है यानी बायर है, उसको इस संतरे से जुड़े हुए सारे अधिकार प्रदान करते हैं, जैसे कि संतरे को छीलना हो, संतरे का जूस बना करके पीना हो, या संतरे को वैसे खाना हो, ये सारे अधिकार हम बायर को देते हैं। बायर को यह भी परमिशन देते हैं कि बायर चाहे तो इस संतरे को आगे भी किसी को बेच सकता है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर वो साइन करेगा। फर्क है क्या? अरे है क्या फर्क? बस यही फर्क है, और यही आपको लर्न करना है सर। वेदर इट इज इनकम टैक्स, वेदर इट इज GST, लेबर लॉ, कॉमर्शियल लॉ और कंपनी लॉ, ये जो भी आपके टॉपिक्स हैं, इनमें लैंग्वेज का ही फर्क है। अभी तो चलो आपने 1-2 दिन 4 दिन हुई क्लास स्टार्ट होते हुए, थोड़े से दिनों के बाद आप ये क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करेंगे कि सर यही लैंग्वेज याद करनी है क्या, या इस क्वेश्चन का आंसर हम हमारी लैंग्वेज में लिख दें क्या। बस ये संतरे वाली कहानी याद रखना। आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख दो, आप कंप्लाइड विद की जगह फॉलो लिख दो, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, पूरे पेपर में आपकी लैंग्वेज का 10 से 15 नंबर का फर्क पड़ जाता है। जो 70 मार्क्स हैं वो 55-60 तक रह जाते हैं। अच्छी लैंग्वेज होगी तो 75 बन सकती, बस इतना सा फर्क है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अभी अपने कौन सा टॉपिक पढ़ा? ओपीसी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना? प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट करना। अरे आप पहले से एक प्राइवेट कंपनी हो, मैं नाम लिख लेता हूं, जैसे अभी आपका नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड, और आप में 2 मेंबर हैं, एक अनिल और एक सुनील, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 200 तक हो ही सकते हैं। तो आप तो ये मान लो जो भी मेंबर हैं, 2, 5, 8, 10, 15, 20, 40, 50 जो भी मेंबर्स हैं, 2-3 जने डायरेक्टर हैं। अब उन लोगों की इच्छा है कि हम हमारी कंपनी को और एक ओपीसी में कन्वर्ट करेंगे, सभी लोग अपने शेयर एक जने को ही शेयर कर देंगे, तो एक ही मेंबर रहेगा फिर। तो पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ करके कोई भी कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट हो सकती, सेक्शन 8 नहीं हो सकती, क्योंकि ओपीसी सेक्शन 8 का बिजनेस
ये सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? अरे देवी देवताओं, लास्ट क्लास में पढ़ा था, भूल गए आप। लगता है पतंग उड़ाने के साथ साथ उस टॉपिक को भी उड़ा दिया। लगता है वो टॉपिक आपका उन तिल के लड्डू के नीचे दब गया। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एनपीओ, ऐसी कंपनी जिनका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना, वो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होती हैं। और ओपीसी सेक्शन 8 का बिजनेस, तो यदि कोई कंपनी पहले से सेक्शन 8 है तो वो ओपीसी में कन्वर्ट नहीं होगी, उसको छोड़ दो। बाकी कोई भी प्राइवेट कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, कौन सी रिजोल्यूशन पास करनी है? स्पेशल रिजोल्यूशन। देखो एक बात बताओ, आप लोग ध्यान से सुनना। सर ओपीसी में तो एक ही मेंबर होता है, तो वहां ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है और उसमें 60 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? या अपने घर से एग्जांपल लो, जैसे अपने घर में मान लो अपन 6-7 जने हैं, दादा हैं, दादी जी, मम्मी पापा, ताऊ जी, ताई जी, और बच्चे लोग अलग हैं। ऐसे ज्वाइंट फैमिली है, भरा पूरा परिवार है, 10-15 जने हैं सर। और कोई डिसीजन लेना है कि आज शाम को क्या खाना बनाएं। जैसे मम्मी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आज क्या बनाएं। तो एक एक जने से पूछो तो मम्मी खाना ही नहीं बना सकती, क्योंकि सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। या घर में मान लो कोई फैमिली फंक्शन है, उसमें क्या खाने का रखा जाए, तो सब लोग मिलके बैठते हैं तो सबकी अलग अलग चॉइस होते हैं। दादाजी बोलते हैं ये बनवाना है, पापा अलग कुछ चाहते हैं, बच्चों की डिमांड अलग होती है ना? क्या सबके एक जैसे विचार होते हैं? क्या नहीं होते ना? किसी भी फैसले में हो सकता है 2 जने ज्यादा खुश होंगे, 2 जने कम खुश होंगे, और बाकी जने ठीक है चलेगा कोई बात नहीं। हो सकता है 2 जने फिर उसके अगेंस्ट में वोट करें और बाकी लोग फेवर में वोट करें। तो वो फैसला 100% सहमति से तो नहीं लिया गया सर, पॉसिबल ही नहीं। जहां पर एक से ज्यादा शेयर होल्डर हैं वहां पर 100% कंसेंट हमेशा हो, हर फैसले में हो जरूरी। और एक बात बताओ, यदि कंपनी लॉ में यह लिख दें कि कंपनी का हर फैसला 100% शेयर होल्डिंग से लिया जाएगा। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज में 35 लाख शेयर होल्डर हैं, और मान लो कोई XYZ डिसीजन लेना है और शेयर होल्डर की मीटिंग बुला ली, तो सब जने हां बोलेंगे क्या? मान लो मेरे जैसा हो कोई खड़ूस ऐसे ही कि ना मुझे तो ना ही बोलना, देखूंगा क्या कर लेंगे। तो एक जना जिसकी औकात 0.01% कैपिटल भी नहीं है, यानी 99.99% शेयर होल्डर सही बोल रहे हैं, लेकिन एक जना बोल रहा कि नहीं मैं इसके फेवर में नहीं हूं, तो क्या करें फिर? नहीं ले वो फैसला? ये संभव नहीं है सर कि हर फैसले में 100% लोग साथ हों। इसलिए कंपनी लॉ भी यही कहता है कि आप प्राइवेट कंपनी हो, आपको ओपीसी में कन्वर्ट होना है, आपके सारे शेयर होल्डर राजी हैं क्या? तो बहुत ही अच्छी बात। और सारे शेयर होल्डर राजी नहीं है तो मेजोरिटी नहीं सर। देखो स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है 3/4 मेजोरिटी, मतलब 100 यदि मेंबर हैं तो 75 जने राजी होनी चाहिए कम से कम। नहीं, शेयर के अकॉर्डिंग ही 1 शेयर 1 वोट। तो 75% शेयर जिन लोगों के पास हैं वो लोग यदि कंसेंट दे दें तो आप डिसीजन ले लोगे कि हमें हमारी कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट करना है। तो ऐसी रिजोल्यूशन जिसमें कितने मेंबर की कंसेंट चाहिए, यानी जिसमें कंसेंट का लेवल कितना है 75 बोल दो, 3/4 बोल दो, एक ही बात है। 3/4 वोट फेवर में आनी चाहिए। जितने भी टोटल वोट हैं, मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, मेजोरिटी तो 50 से ज्यादा होते ही हो गया। 3/4 वोट यदि फेवर में आ गए तो आप अपनी प्राइवेट कंपनी को और ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके अलावा फिर आपके जो भी मेंबर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं उनसे राइटिंग में एनओसी ले लो आप, नो ऑब्जेक्शन, कि हाँ हम कंपनी के मेंबर हैं, क्रेडिटर हैं और हम राइटिंग में कंसेंट दे रहे हैं कि हमारी कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट कर दिया जाए। और एक बात और याद रखना, जब कभी भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होती है कंपनी लॉ की किसी भी सेक्शन में, ये थर्ड पॉइंट सिर्फ यही नहीं, कंपनी लॉ में हर जगह काम आएगा। जब भी कोई कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी,
कौन सी रिजोल्यूशन? तो कौन सा ई फॉर्म फाइल होगा? MGT 14। तो आरओसी की वेबसाइट पे आओ, MGT 14 फॉर्म को डाउनलोड करो और जो स्पेशल रिजोल्यूशन पहले यहां पॉइंट में आपने पास की थी ना, उसकी कॉपी 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को फाइल करो और अब एप्लीकेशन लगाओ। वो ई फॉर्म दोबारा आ गया INC 6। ऊपर वाले टॉपिक में क्या एप्लीकेशन लगाई थी? ओपीसी को प्राइवेट बनाना है। और अब क्या एप्लीकेशन लगाओगे? कि प्राइवेट कंपनी को ओपीसी बनाना है। और ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर दो। कंपनी के डायरेक्टर्स एफिडेविट देंगे स्टाम्प पेपर पे लिख करके कि हां हम हमारी कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इसके लिए मेंबर्स और क्रेडिटर्स ने कंसेंट दे दी है। अपने एग्जिस्टिंग मेंबर और क्रेडिटर की लिस्ट साथ में अटैच करो, ऑडिटेड बैलेंस शीट और एनओसी जो आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, यानी ऐसे क्रेडिटर्स जिनसे आपने कोई लोन लिया हुआ और बदले में अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, उनकी एनओसी। एनओसी बोले तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये लिख करके देंगे वो क्रेडिटर। और फिर यदि इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आरओसी सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपकी प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट कर देगा। सर यहां तक किसी को कोई टॉपिक समझ में आया हो? आज अपने 2 प्रोसीजर पढ़े, एक था ओपीसी को और दूसरा प्रोसीजर था प्राइवेट को ओपीसी में कन्वर्ट। ठीक है, चलो ज्यादा नहीं पकाऊंगा, आज की इस कथा को मैं यहीं विराम देता हूं और कल से अपन नया टॉपिक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अपन कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।